तो देखिए आपके प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में आज चलेंगे थॉमस हंट मॉर्गन का वर्क। थॉमस हंट मॉर्गन जिन्होंने मेनली आपके ड्रोसोफिला फ्लाई पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर, ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर, ये आपके ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर जिससे हम फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं। ये आपकी मक्खियां मेनली फ्रूट पे मिलती हैं, इसलिए इन्हें हम टिनी फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं। तो हमारे मॉर्गन ने इस ड्रोसोफिला फ्लाई पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे और इन्होंने ही क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के लिए ड्रोसोफिला फ्लाई पे एक्सपेरिमेंट करके उसका वेरिफिकेशन किया था। अब सवाल ये उठता है कि मॉर्गन ने ड्रोसोफिला फ्लाई को ही अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्यों चुना था। तो ड्रोसोफिला फ्लाई को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने इसलिए चुना, सबसे पहला रीजन, इस फ्लाई को हम आपके सुटेबल, मतलब ये मान लीजिए कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिए बहुत सुटेबल फ्लाई थी। ये आपके सुटेबल थी, इजिली अवेलेबल थी, इजिली अवेलेबल थी। दूसरी, ये फ्लाई को हम सिंथेटिक मीडियम में, लैब में जो सिंथेटिक मीडियम है उसमें इजिली ग्रो कर सकते थे, इजिली ग्रो कर सकते थे ऑन सिंथेटिक मीडियम। सिंथेटिक मीडियम जो आपके लैब में होता है उसमें हम इजिली ग्रो करके इस पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तीसरी, एक सिंगल मैटिंग, मतलब एक कपल बहुत ज्यादा प्रोजनी फ्लाइज को प्रोड्यूस करता है। तो लार्ज नंबर ऑफ प्रोजनी फ्लाई, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजनी फ्लाइज को ये प्रोड्यूस करते हैं, जिससे एक्सपेरिमेंट में आसानी हो जाएगी, कैसे कैसे कैरेक्टर आ रहे हैं ये देखने को अच्छे से मिल जाएगा। दूसरी, इनके मेल और फीमेल में क्लियर डिफरेंशिएशन है, क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्सेस। इनके मेल और फीमेल में क्लियर डिफरेंशिएशन है, जिसे इजिली हम पहचान भी सकते हैं। फिर इनमें जो हेरिडिटरी वेरिएशन है वो भी इतना क्लियर था कि इजिली उसे सिंपल लो पावर के माइक्रोस्कोप से देख सकते थे। इनमें हेरिडिटरी वेरिएशन भी जो बहुत टाइप का था, हेरिडिटरी मैनी टाइप ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशन, तो मैनी टाइप ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशन था, जिससे कि हम लो पावर माइक्रोस्कोप से ही इनकी स्टडी कर सकते थे। तो ये थे रीजन जिससे हमें ये पता चलता है कि आपके मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ड्रोसोफिला फ्लाई को ही क्यों सिलेक्ट किया था। क्लियर? ये रीजन जो है आपके उनके लिए। देखिए अब लिंकेज क्या है। एक्चुअली हमारे मॉर्गन साइंटिस्ट ने ड्रोसोफिला फ्लाई पे बहुत सारे डाई हाइब्रिड क्रॉस किए और फिर उन्हें लिंकेज के बारे में भी बताया। तो उन्होंने क्या देखा था, आपको मालूम है हमारे पास बहुत सारे कैरेक्टर हैं और हर कैरेक्टर के लिए हमारे पास जीन है। ये जीन किस पे लोकेट होते हैं? क्रोमोसोम्स पे। एक पेरेंट से, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो एक पेरेंट से 23 क्रोमोसोम आते हैं, लेकिन जीन तो बहुत सारे हैं। सारे जीन इन 23 क्रोमोसोम पे ही लग के आएंगे ना। इसका मतलब एक क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन लोकेट होते हैं। एक क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन लोकेट होंगे, तभी तो सारे जीन इन 23 क्रोमोसोम
पे ही लग के हमारे पास आते हैं एक पेरेंट से, इसी तरीके से दूसरे पेरेंट से आते हैं। तो देखा गया है कि एक क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन होते हैं। अब इनहेरिटेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जहां जहां ये क्रोमोसोम जाएगा, इनहेरिटेड होगा, तो ये सारे जीन भी उसी के संग इनहेरिटेड होंगे। जैसे जैसे ये एक क्रोमोसोम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएगा, तो इसके ऊपर जितने जीन लोकेट हैं वो भी तो उसी जनरेशन में, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में उसी के साथ जाएंगे। तो एक क्रोमोसोम पे लोकेट वो सभी जीन जो एक साथ एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। एक क्रोमोसोम पे लोकेट वो सभी जीन जो एक साथ एक क्रोमोसोम से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, या आपके एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, तो ये कहलाते हैं लिंक्ड जीन। ये क्या कहलाएंगे? लिंक्ड जीन। वो सभी जीन जो एक ही क्रोमोसोम पे लोकेट हैं और एक साथ इनहेरिटेड हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, उन्हें कहते हैं हम लिंक्ड जीन। और लिंक्ड जीन का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना ही कहलाता है लिंकेज। मतलब जो साथ साथ लोकेट है वो कहलाएंगे लिंक्ड जीन, और लिंक्ड जीन का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना क्या कहलाएगा? लिंकेज। तो लिंकेज के बारे में ये मॉर्गन ने बताया था आपके, और इन्होंने बहुत सारे डाई हाइब्रिड क्रॉस किए थे जिसके बेस पे उन्होंने लिंकेज को बताया था। तो अब देखिए, ये लिंक्ड जीन जो आपके लिंकेज शो करते हैं, लिंक्ड जीन जो आपके लिंकेज शो करते हैं और एक ही क्रोमोसोम पे लोकेट हैं और जो एक साथ ट्रांसमिट हो रहे हैं, तो वो लिंकेज शो कर रहे हैं, वो आपस में मिल के एक लिंकेज ग्रुप बनाते हैं। वो आपस में मिलके एक लिंकेज ग्रुप बनाते हैं। तो एक क्रोमोसोम पे लोकेट वो सभी लिंक्ड जीन जो एक साथ ट्रांसमिट हो रहे हैं एक लिंकेज ग्रुप बनाते हैं। तो इस तरीके से किसी भी स्पीशीज में अगर हम लिंकेज ग्रुप देखें तो वो कितने होंगे? उसके हैप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम के नंबर के बराबर। किसी भी स्पीशीज में लिंकेज ग्रुप कितने होंगे? हैप्लॉइड क्रोमोसोम के बराबर। हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर के बराबर होते हैं आपके लिंकेज ग्रुप। क्यों बोला? क्योंकि एक पेरेंट से आपके जो क्रोमोसोम आ रहे हैं वो हैप्लॉइड नंबर में आ रहे हैं। अगर ह्यूमन का केस लें, ह्यूमन की सेल में 46 क्रोमोसोम है, लेकिन उसके गैमीट में कितने होते हैं? 23। तो 23 एक पेरेंट से आते हैं और 23 दूसरे पेरेंट से आते हैं। तो ये एक 23 ये हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। तो लिंकेज ग्रुप भी हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बराबर ही होते हैं। अगर हम कहें हनी बी में 32 क्रोमोसोम है और उसके गैमीट में 16 है, तो उसमें कितने लिंकेज ग्रुप होंगे? 16। तो हैप्लॉइड क्रोमोसोम के नंबर के बराबर ही होते हैं। हैप्लॉइड जो हैप्लॉइड सेल में जितने क्रोमोसोम होंगे उसी के बराबर होते हैं लिंकेज ग्रुप। तो ये था आपके लिंकेज का फिनोमेना, कि जो जीन एक क्रोमोसोम पे लोकेट है और उस क्रोमोसोम के साथ एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, वो कहलाते हैं लिंक्ड जीन। और लिंक्ड जीन का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना ही कहलाएगा लिंकेज। और एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट वो सभी लिंक्ड जीन आप जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में एक साथ जा रहे हैं, वो आपके एक लिंकेज ग्रुप बनाते हैं। तो किसी भी स्पीशीज में लिंकेज ग्रुप के नंबर कितने होंगे? उस स्पीशीज की हैप्लॉइड सेल में प्रेजेंट क्रोमोसोम के नंबर के बराबर।
हैप्लॉइड सेल में जितने क्रोमोसोम होंगे उतने ही लिंकेज ग्रुप होते हैं। ये था लिंकेज का। अब आ जाइए टाइप्स ऑफ लिंकेज। लिंकेज आपके दो टाइप की होती है। एक होती है कंप्लीट लिंकेज और दूसरी होती है इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज और दूसरी इनकम्प्लीट लिंकेज। सबसे पहली चीज हम आपको बता दें कंप्लीट लिंकेज क्या है। कंप्लीट लिंकेज का मतलब है एक क्रोमोसोम पे लोकेट लिंक्ड जीन, एक क्रोमोसोम पे लोकेट लिंक्ड जीन जो लिंकेज शो कर रहे हैं वो हमेशा लिंकेज शो करें, मतलब हमेशा साथ साथ रहें। भाई लिंक्ड जीन हमने उन्हीं को कहा है ना जो साथ साथ रह रहे हैं और एक साथ एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं, उन्हीं को लिंक्ड जीन कहा है। तो वो हमेशा लिंकेज शो करें, मतलब कहीं पे भी उनके अलग होने की संभावना ना हो। अब जैसे ये ए बी सी डी ई एफ ये जीन है, तो ये ऐसे के ऐसे ही आपके दूसरी जनरेशन में गए ए बी सी डी ई एफ, हमेशा साथ साथ ही जा रहे हैं, कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं कंप्लीट लिंकेज। ठीक है, कंप्लीट लिंकेज में जो जीन लिंकेज शो कर रहे हैं वो सभी हर जनरेशन में लिंकेज शो कर रहे हैं, कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे कंप्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट लिंकेज क्या होता है? आपको मालूम है मम्मी और पापा के सेम क्रोमोसोम नंबर वाले जो जीन है वो आपके पेयर बना लेते हैं, होमोलोगस पेयर। वो आपके होमोलोगस पेयर बना लेते हैं। ये मदर का हो गया, ये फादर का, इनके ऊपर ये जीन लोकेट है, ये आपके जीन लोकेट है। तो आपने अगर मैंने अभी आपको पीछे क्रॉसिंग ओवर समझाया था जिसमें हमने आपको बताया था कैसे गैमीट बनते हैं, जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्या हो जाता है? क्रॉसिंग ओवर। मतलब कुछ पॉइंट पे होमोलोगस क्रोमोसोम के क्रोमेटिड कुछ पॉइंट पे आपस में जुड़ जाते हैं, क्रॉसिंग ओवर हो जाता है और उनके बीच जीन का एक्सचेंज हो जाता है। ये वाला प्रोसेस हमने आपको समझाया था। हर क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड से मिलके बना है। ये दोनों सिस्टर थे, ये दोनों सिस्टर थे, पर ये दोनों नॉन सिस्टर। तो कुछ पॉइंट पे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में जुड़ जाते हैं, कुछ पॉइंट पे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में जाते हैं। बेटा म्यूट कर लीजिए आवाज काजल। ये देखिए कुछ पॉइंट पे ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में जुड़ गए ना, तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जहां आपस में जुड़ गए वहां इनके बीच जीन में एक्सचेंज हो जाएगा। इस वाले क्रोमोसोम के कुछ जीन इस पे आ जाएंगे और इस वाले क्रोमोसोम के कुछ जीन इस पे। तो जब जीन में एक्सचेंज हो जाएगा तो देखिए वो कैसे हो जाएंगे। जीन में एक्सचेंज होने के बाद इसके पास कुछ उसके जीन आ गए, और इसके पास कुछ इसके जीन आ गए, इसके पास ये इसके जीन आ गए और इसके पास ये इसके जीन आ गए। तो दोनों के बीच जीन का एक्सचेंज हो गया ना। जबकि इसका मतलब जो जीन आपके केवल इस क्रोमोसोम पे थे, लिंकेज शो कर रहे थे, जब जीन का एक्सचेंज हो गया तो ये जीन कुछ इस पे चले गए और वो लिंकेज शो नहीं कर पाए।
भाई पहले तो आपके जैसे हमने कहा इस क्रोमोसोम पे जो जीन थे वो सारे जीन एक साथ ट्रांसफर हो रहे थे, और इस क्रोमोसोम पे जो जीन थे वो एक साथ ट्रांसफर हो रहे थे। पर जब दोनों के बीच जीन का एक्सचेंज हो गया, इसके कुछ जीन इस पे चले गए और इसके कुछ जीन इस पे चले गए, तो क्या हुआ? जीन का एक्सचेंज हो गया। पर जीन का एक्सचेंज होने से क्या हुआ? पहले वो जो जीन लिंकेज शो कर रहे थे, जीन का एक्सचेंज होने पे वो लिंकेज शो नहीं कर पाए, एक दूसरे से अलग हो गए ना। तो किसी जनरेशन में लिंकेज शो कर रहे थे, पर किसी जनरेशन में क्रॉसिंग ओवर होने से वो लिंकेज शो नहीं कर पाए, उसे कहेंगे हम इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज में हमेशा एक ही क्रोमोसोम पे रहते हैं, कभी आपस एक दूसरे से अलग होते ही नहीं है, मतलब उनके बीच क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस नहीं है, तो वो आपके कंप्लीट लिंकेज। लेकिन जब किसी क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जाए, तो क्रोमोसोम पे लोकेट वो लिंक्ड जीन जो हमेशा लिंकेज शो कर रहे थे, किसी जनरेशन में आके उनके बीच जब क्रॉसिंग ओवर हो गया तो वो लिंकेज शो नहीं कर पाए, तो उसे हम कहेंगे इनकम्प्लीट लिंकेज। तो ये होती है कंप्लीट और इनकम्प्लीट।